वो षटक्रम को लेकर के है। आप में से कितनों को पता है कि षटक्रम क्या होते हैं? जैसे आयुर्वेद में पंचक्रम होता है, वैसे योग में षटक्रम होता है। कितनों को पता है षटक्रम होते हैं? ठीक है, काफी बच्चों को पता है। षटक्रम का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? शरीर की शुद्धि करना इन्होंने कहा, और आंतरिक शुद्धि करना। षटक्रम का मीनिंग बताओ। ये तो आप उसका एक प्रकार का प्रभाव बता रहे हैं, इफेक्ट बता रहे हैं। 6 कर्म, मतलब कि इन आयुर्वेद देयर आर 5 प्रोसीजर्स टू डिटॉक्सिफाई द बॉडी। ऐसे ही योग में 6 प्रोसीजर्स हैं टू डिटॉक्सिफाई द बॉडी। ठीक है। अब षटक्रम के कुछ रूल होते हैं, जैसे पंचक्रम आयुर्वेद में अगर आपने पढ़ा होगा, उसमें कुछ रूल्स होते हैं। ऐसे ही षटक्रम को करने के भी रूल्स होते हैं। ठीक है। षटक्रम एक शुद्धि क्रियाओं में गिना जाता है। षटक्रम को शुद्धि मतलब शरीर के शोधन। अब शरीर का शोधन अननेसेसरी तो किया नहीं जाता, जब आवश्यकता होती है तभी किया जाता है। ठीक है। तो कुछ रूल्स पे मैं डिस्कशन कर रहा हूं, उसके बाद में आपके सिर्फ 2 षटक्रम पर उसका थेरेपेटिकल इफेक्ट बताऊंगा। आप जो भी, लेकिन षटक्रम को करने से पहले उसके लिए आपको अच्छी एक गाइडेंस चाहिए होगी। इट हैज टू बी प्रैक्टिस अंडर अ गुड गाइडेंस, मतलब अपने आप से नहीं करना है। पर उससे पहले हम ये डिस्कशन कर लेते हैं कि उसके लिए रूल्स हमें क्या क्या फॉलो करने होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले शुद्धि क्रिया अननेसेसरी नहीं की जाती है। उसको करते क्यों हैं, उसको हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा। आजकल जो योग हो गया है, इट्स अ ट्रेंडी, देखा देखी वाला योग ज्यादा चलता है। देख देख करके करने वाला योग नहीं है। पहले आपको बॉडी को समझना होगा, एक विज्ञान है। जब आप विज्ञान को समझेंगे, जब साइंस को समझेंगे, देन यू विल प्रैक्टिस योगा फॉर द साइंस। अदरवाइज क्या होगा कि जब तक आप देखा देखी करेंगे तो जिसका जैसा शरीर है, आपका शरीर वैसा नहीं है। जिसको जो इफेक्ट जिस चीज से आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको भी वही इफेक्ट उससे आएगा। ठीक है। तो आपको शुद्धि क्रियाओं को समझना पड़ेगा। इसमें देखा देखी नहीं होती। एक बार के लिए आसनों में कर लेंगे, वैसे करने उसमें भी नहीं चाहिए। एक बार के लिए प्राणायाम में भी कर लेंगे, ध्यान में कर लेंगे, लेकिन षटक्रम में कभी नहीं। ठीक। शुद्धि क्यों करना चाहते हैं, पहले हम ये समझेंगे। देखिए, शुद्धि करनी इसलिए होती है कि शरीर में जब जब कुछ इंबैलेंस होता है तब शुद्धि की जाती है। अब ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इंबैलेंस का पता कैसे चलेगा। उसका भी एक आसान तरीका बताऊंगा, बहुत इजी तरीका है। यू कैन फाइंड आउट इन योर बॉडी बाय योर ओन कि मेरे शरीर में क्या चीज इंबैलेंस हो रही है। वैसे इंबैलेंस, जैसे कि आपने कल जोशी सर का लेक्चर भी सुना होगा, जिसमें आपने सुना होगा कि वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति। ठीक है। जिन्होंने वात पित्त कफ सुना होगा या पढ़ा होगा, तो इसमें कुछ इंबैलेंसेस हो जाते हैं जब, तो रोग की उत्पत्ति होने लगती है। जब रोग की उत्पत्ति होने लगती है तो षटकर्मों का प्रयोग किया जाता है उन इंबैलेंसेस को प्यूरिफाई करने के लिए, उसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए। ठीक है। तो अब सबसे पहले जो है, जो लोग षटक्रम को कुछ ऐसा समझते हैं कि मैं डेली करता हूं, नीति को डेली करता हूं, थोड़ा सा उसको समझना जरूरी है कि वो डेली के लिए नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि घर की सफाई हम डेली करते हैं। शरीर भी एक घर है, घर की सफाई डेली हो रही है ना। ठीक। लेकिन दिवाली के मौके पे भी ट्राई टू क्लीन एवरी कोना, एवरी कॉर्नर कर रहे हैं ना, एक एक कोने में सफाई करते हैं। ऐसा ही शरीर है। हाँ, व्हाइट वॉश करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं व्हाइट वॉश, तो दे आर यूजिंग द ब्रूम, है ना। तो कोना कोना साफ करते हैं। ठीक है, सफाई करते हैं ना। तो स्पेसिफिक ओकेजन, मतलब कि अब लगता है कि अब शरीर में कुछ शुद्धि चाहिए, तो जब जब इंबैलेंस, ऐसे जैसे घर में लगता है कि थोड़ा लक्ष्मी का आगमन होना चाहिए, तो हम घर की सफाई थोड़ा बढ़िया से करते हैं। ऐसे ही शरीर भी है, इसमें विष्णु भी है, लक्ष्मी भी है, हेल्थ भी है, वेल्थ भी है, दोनों है ना। तो दोनों के लिए क्या चाहिए? शुद्धि चाहिए। अगर गंदगी रहेगी तो ना हेल्थ आएगी ना वेल्थ आएगी। गंदगी रहेगी तो तमस बढ़ जाएगा, तमस बढ़ेगा, आदमी काम नहीं करेगा तो वेल्थ नहीं आएगा, हेल्थ तो खराब हो गई। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले षटक्रम कब करने चाहिए? जब इम्बैलेंसेस हमको पता चले कि हमारी बॉडी में हो गए। कैसे पता चलेगा?
कल आपने लेक्चर में डॉक्टर एलन जोशी की सुना भी होगा कि आजकल क्या हो गया है, डिसऑर्डर डिमांडिंग एक थ्योरी है कि जब कोई भी चीज आपकी बॉडी में, आपको पता कैसे चलेगा कि कोई चीज इम्बैलेंस हो रही है? सिंपल सा एक फॉर्मूला है कि जब कुछ भी हमारी बॉडी में इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है, उस इम्बैलेंस से रिलेटेड फूड की क्रेविंग हमें बढ़ जाती है। ठीक है, आजकल आदमी अपने जो खाने की क्रेविंग है उसी के पीछे ज्यादा भाग रहा है ना, उसके पीछे नहीं भाग रहा है जो उसको चाहिए। मींस नीड और क्रेविंग दोनों अलग अलग है। आवश्यकता और इच्छा ये दोनों अलग चीज है। आवश्यकता किस चीज की होती है? आवश्यकता हमेशा उस चीज की होती है जो कम हो रही है शरीर में। इच्छा हमेशा उसकी होती है जो ऑलरेडी है, बट हम क्या कर रहे हैं? जबरदस्ती और दे रहे हैं शरीर को। इच्छा है, जैसे बहुत सारे लोगों का मीठा खाने का बहुत मन करता है, तो वो हर समय मीठा, अगर कोई मीठे की बात भी कर ले तो मुंह में लार टपक जाती है। ऐसा होता है ना, हमारे सेंस ऑर्गन भी ऐसे ही काम करते हैं। देखो, आंख ने देखा और जीभ में पानी आ गया, जबकि वो जीभ का काम नहीं था, वो आंख का काम था सिर्फ देखना। ठीक है, नाक ने सूंघा और जीभ स्वाद लेना शुरू कर दिया, जीभ ने चटकारे भरने शुरू कर दिए। ये क्या है? ये हमारी इच्छाएं हैं। इट इज कॉल्ड क्रेविंग। जब एक सर्टेन टाइप ऑफ फूड की क्रेविंग बॉडी में बढ़ने लग जाती है, उस फूड से रिलेटेड जो भी दोष होगा, चाहे वो वात होगा चाहे पित्त होगा, अब इतना डीप जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हर आदमी को वात पित्त का पढ़ना बड़ा मुश्किल है कि नहीं? हर आदमी को यह समझना बड़ा मुश्किल है कि वात में कौन सा खाना नहीं खाना चाहिए, पित्त में कौन सा खाना नहीं खाना चाहिए, कफ में कौन सा खाना नहीं खाना क्या चाहिए। अब देखो, भारतीय संस्कृति में तो आयुर्वेद पहले से ही है, घर घर में आयुर्वेद है। हमारे माँ जी, पिताजी, मम्मी पापा, मतलब घर में दादा दादी जब खाना बनाते तो देखो, दिन में हमेशा दाल और चावल, नॉर्थ इंडिया में स्पेशल दिन में हमेशा दाल और चावल। अगर आप न्यूट्रिशन साइंस को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि दाल का जो चावल का जो डाइजेशन होता है, इट ओनली डाइजेस्ट वेल विद करीज, दाल। उसकी एक अमीनो एसिड की चेन बनती है, तभी वो डाइजेस्ट होता है। लोग सब्जी के साथ चावल खा रहे हैं, विच इज रॉन्ग। उसका अच्छा डाइजेशन नहीं होगा। तो हमारे घर में वो दिन में क्या बनेगा? दाल चावल ही बनेगा, रात को रोटी सब्जी बनेगी, नाश्ते में रोटी सब्जी का, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में। ठीक है ना? तो वो ऑलरेडी आयुर्वेद पहले से है। हालांकि वो कभी स्कूल नहीं गए, कभी कॉलेज नहीं गए, कभी पढ़े नहीं, वो खाना उसी तरीके से बनाते हैं। लोहे की कढ़ाई में बनाना है ना, पीतल के बर्तन में बनाना। अब तो स्टील और ये सब चीजें आने लगी। अब हम इन सब चीजों से क्या हो गया? हमारी क्रेविंग, इच्छाएं बढ़ गई, आवश्यकता का हमें पता नहीं चल रहा है। क्रेविंग्स बढ़ गई, नीड को हम पहचानते नहीं। ठीक, अब क्रेविंग में हम कर क्या रहे हैं कि एक आदमी उसे पता है कि उसकी बॉडी में उसको डायरिया हो रहा है, बट उसे तीखा पसंद है तो वो तीखा ही खाएगा। उसका मन भी करेगा, वो खिचड़ी भी बनवाएगा तो थोड़ा सा उसमें ऊपर से कुछ वैसा तीखा डाल देगा, मतलब खाएगा खिचड़ी। पेट खराब है, खिचड़ी बनाओ, हाँ थोड़ा सा इसमें हरी मिर्च डाल दो, दही डाल दो, मटर डाल दो, जो मतलब उसका टेस्ट होगा। ये सर ने कल आपको बताया बेटा। तो ये क्या है बेसिकली? हमारे शरीर में देखिए, हर किसी की बॉडी में बैड सेल्स हैं, ठीक है, हर किसी के शरीर में बैड सेल्स हैं, लेकिन द बैड सेल्स आर डिसऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं है। जो गुड सेल्स हैं, दे आर ऑलवेज इन ऑर्गेनाइज फॉर्म। बैड सेल्स किसमें? डिसऑर्गेनाइज फॉर्म में, ऑर्गेनाइज नहीं। अब होता क्या है कि क्रेविंग आपकी बढ़ने लगी, इच्छा थोड़ी जागृत होने लगी। अब आपने एक समय वैसा खाना दे दिया, इच्छा जागृत हुई, आपने थोड़ा खाना दे दिया, वही वाला जो बैड सेल को पसंद है। वो थोड़ी सी ऑर्गेनाइज हुई, थोड़ी सी ऑर्गेनाइज होने के बाद क्या हुआ? थोड़ी देर बाद फिर वो इच्छा जागृत हो गई, अब फिर और दे दिया वही वाला खाना, वो और ऑर्गेनाइज हो गया। अब थोड़ा और दे दिया, थोड़ा और ऑर्गेनाइज हो गया। अब जितनी बार आप उस इच्छा के पीछे भागते जाएंगे, बैड सेल्स स्टार्ट टू ऑर्गेनाइज्ड वेरी वेल। अब वो डिजीज का रूप लेने लग जाएगी, वो धीरे 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 डिसऑर्डर लाना शुरू कर देगा। अब इच्छा मारना भी चाहोगे तो भी इच्छा मरेगी नहीं। फॉर एन एग्जाम्पल, एक शराब पीने वाले व्यक्ति के साथ क्या होता है? उसने रात शराब पी, सुबह वो उठा, बहुत गंदी चीज है, कलेश हुआ, जैसे कहीं भी कलेश हुआ, घर में हुआ, कहीं भी इधर उधर कलेश हुआ, मतलब कल से नहीं, सुबह उठा बिल्कुल नहीं, दिन तक जाते जाते बोला गलत क्या किया यार मैंने, कुछ गलत तो था नहीं, वैसे मैं तो सही था अपनी जगह। अभी देखो उसकी अपनी क्या बढ़ रही है, उसकी अपनी इच्छा बढ़ रही है, जो डिसऑर्डर उसके भीतर आ गया है, ए डिमांडिंग। शाम होते होते
कई का तो दिन में ही हो जाता है डिसऑर्डर। तो शाम होते होते वो आने लग गया। अच्छा कोई है तो नहीं भुक्तभोगी, बुरा मत समझिएगा, है मैं जस्ट फॉर किडिंग। तो वो धीरे धीरे अब दिन में किसी का आ जाता है, धीरे धीरे धीरे। हाँ हाँ ये लीजिए आपकी, मेरे पास नहीं थी, ये गिरी हुई थी। सर पित्त किसको बोलते हैं? अब अभी बताता हूँ थोड़ा जरा इसको। तो पित्त को अग्नि आप मान लीजिए, और मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग अगर आप बोलेंगे तो बाइल को एक प्रकार का पित्त कहा जा सकता है, एक प्रकार का। नहीं स्टमक में एक प्रकार का बाइल जूस जो होता है हमारा, पित्ताशय रस जिसको हम कहते हैं, पित्ताशय हमारे, है ना। चलिए अब आप देखिए कि डिसऑर्डर डिमांडिंग अब धीरे धीरे दिन हो गया। दिन के बाद वो कह रहा था कि अरे मैंने गलत क्या किया, कल कुछ तो गलत किया नहीं। शाम को जाते जाते बोला नहीं करता, चलो छोड़ो। बोला नहीं कर ही लेता हूँ। मैंने बोला नहीं करूंगा। बोला कर ही लेता हूँ, चलो छोड़ो। बोला क्या है जीवन में रखा हुआ, चलो ले आओ। तो वो डिसऑर्डर डिमांडिंग में चला गया, फिर वही हो गया। अब उसका डेली वही रूटीन चल रहा है। जब डिसऑर्डर डिमांडिंग बहुत ज्यादा हो जाती है तो एडिक्शन बढ़ने लग जाता है, फिर आदमी एडिक्टेड हो जाता है। जब तक डिसऑर्डर डिमांडिंग नहीं है, वो कुछ भी चीज ले रहा है ना, उसका उस पर कंट्रोल है, उसका उस पर लिमिट है। लेकिन जब डिसऑर्डर ज्यादा बढ़ जाता है तो उसका उस पर कंट्रोल नहीं रहता है, फिर वो चाह कर भी अपनी इच्छा को मार नहीं पाता है या बंद नहीं कर पाता। अब आदमी सारे हम सब इच्छा के पीछे भाग रहे हैं, तो इससे उससे इम्बैलेंसेस हो रहे हैं। वी शुड रन बिहाइंड द नीड, नॉट बिहाइंड द क्रेविंग्स, डिजायर। ठीक है। अब आवश्यकता का हमें पता ही नहीं, विटामिन डी कम हो रहा है, उसे ये नहीं पता मेरे पैर यहां दर्द हो रहा है, मेरे काफ में, ये क्यों हो रहा है, मेरा स्वभाव चिड़चिड़ा हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, मेरा खाना पाचन नहीं हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। वो नीड, आवश्यकता नहीं देख रहा है। आवश्यकता क्या है, विटामिन B12 और विटामिन डी भी कम हो सकता है, इसलिए चिड़चिड़ापन हो सकता है। चिड़चिड़ापन हमेशा ऐसा नहीं कि स्ट्रेस हो रहा है तो ही चिड़चिड़ापन हो रहा है। आदमी चिड़चिड़ा इसलिए हो जाता है कि विटामिन B12 कम हो जाता है, D3 कम हो जाता है, तो भी चिड़चिड़ा हो जाता है, तो भी गुस्सैल हो जाता है। ठीक है। वो आवश्यकता को नहीं ढूंढ रहा है। तो सिंपल से हमें ये भी नहीं जानना कि हमें आवश्यकता क्या है और हमारी इच्छा क्या है। सिंपल सी एक चीज समझ लीजिए, क्योंकि बहुत डीप जाने लगे, ज्यादा ज्ञान भी खराब हो जाता है। अगर मैं आपको, कोई मेरे पास आता है, वो पूछता है सर मुझे खाना क्या चाहिए, तो मैं उसे कहता हूँ भाई देख ज्यादा मत सोच, तू ये बता दे सिर्फ कि तेरी ज्यादा खाने की इच्छा क्या होती है। तो कहता है ये, तो मैंने कहा वही नहीं खाना है, दैट्स इट। क्योंकि ज्यादा आप सोचने लगेंगे ना कि प्रोटीन खाना है, विटामिन खाना है, विटामिन खाना है, कार्ब्स खाना है। अब जब भी आप प्लेट में खाना देखेंगे तो देखेंगे कार्ब्स कितना है, प्रोटीन कितना है, ये कितना है, वो उतना लगेगा नहीं शरीर पे जितना वो आपको बीमार करेगा। ठीक है। बुरा मत मानिएगा अगर कोई यहाँ पे मेडिकल बैकग्राउंड से होगा, मैं भी मेडिकल बैकग्राउंड से रहा हूँ काफी सालों तक। तो मेडिकल साइंस में जो न्यूट्रिशन वैल्यूज की एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा दिया जाता है ना, थोड़ा सा आपके माइंड को भी इफेक्ट करता है साइकोलॉजिकली। आदमी सोचने लग जाता है, मेरी हाइट इतनी है, मेरा वेट इतना है, मुझे प्रोटीन इतना चाहिए पर डे। ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं होती है ना। जैसे हम कभी पहले जो लोग थोड़ा पहाड़ की तरफ या बड़े ट्रेडिशनल फूड की तरफ रहे होंगे, जो मिला वही खाया, ज्यादा सोचा नहीं खाने में, लेकिन हेल्दी खाया। ठीक। तो सबसे पहले जो इम्बैलेंसेस हमारी बॉडी में होते हैं वो क्रेविंग से होते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले क्रेविंग को, अब इम्बैलेंस हो गए उसके लिए शुद्धि करनी है। अब शुद्धि तभी करनी है जब इम्बैलेंस है, अदरवाइज नहीं करनी। मतलब षटकर्म शुड बी प्रैक्टिस बाय समवन इफ देयर इज अ नीड। अगर वहां आवश्यकता नहीं है तो अननेसेसरी षटकर्म नहीं करने हैं, बॉडी में और रोग होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि सर मैं नीति डेली करता हूं, मेरा साइनस तो ठीक हो गया, लेकिन अब जो होता है मेरी नोज बहुत ड्राई रहती है, और उसकी वजह से लोगों को हेडेक होने लगता है। क्योंकि नाक जो है, इट इज नोन एज द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट एयर कंडीशनर। नाक का वेट होना मतलब उसमें म्यूकस का होना बहुत जरूरी है। अगर उसमें म्यूकस बिल्कुल खत्म कर दिया आपने, यू स्टार्ट टू हैव माइग्रेन, हेडेक। ठीक है। अब शरीर में कफ भी जरूरी है, पित्त भी जरूरी है, वात भी जरूरी, वो तीनों जरूरी हैं, लेकिन लिमिटेड मात्रा में। एक्सेस होने पे इम्बैलेंस होता है, और जब एक्सेस हो जाता है तो हम शुद्धि क्रिया करते हैं। पहला रूल है कि षटकर्म तभी करने हैं जब आवश्यकता हो। अगर आवश्यकता नहीं है तो नहीं करने। मैं बच्चों के लिए नहीं कहूंगा, जो स्टूडेंट अभी पढ़ रहे होंगे ट्रेनिंग में, दे हैव टू परफॉर्म, क्योंकि ट्रेनिंग में कुछ रूल्स एप्लीकेबल नहीं होते हैं, क्योंकि वो आपको करना ही करना है। सीखने के लिए तो करना पड़ेगा ना, बिना सीखे आप किसी को सिखा नहीं पाएंगे। तो ट्रेनिंग में आपको करना पड़ेगा। ऐसा मत बोलना कल से जाके कॉलेज में कि नहीं जी उन्होंने तो कहा नहीं करने, हम क्यों करें, दूसरे को कैसे सिखाओगे, वो अलग चीज हो जाती है। ठीक है। वो आपको सीखना पड़ेगा, बट वो भी गाइडेंस में सीखेंगे ना। एक गुरु जब टीचर आपको सिखाएगा तो एक टेक्निकल वे में सिखाएगा, अच्छे वे में सिखाएगा, फिर वो उसको
बैलेंस कैसे करना, रीबैलेंस कैसे करना? नेति ज्यादा करा देंगे तो कहेंगे कि भैया थोड़ा आलमंड का ऑयल रात को लगा लिया करो, है ना, बादाम का तेल थोड़ा सा 2 बूंद 1 बूंद इसमें डाल लो, 1 बूंद इसमें डाल लो। वैसा नहीं कि नीति कर दिया छोड़ दिया, नहीं, वो आपको टेक्निकल वे में पूरा ट्रेंड करेंगे। पहला रूल कि षटक्रम तभी करने जब आवश्यकता। दूसरे रूल पे आते हैं। दूसरा रूल जो है कि षटक्रम करने हैं सूर्य उगने से पहले। ऐसा नहीं कि नीति सीख ली कहीं और जाके शाम को कर रहे हैं। षटक्रम करने हैं सूरज उगने से पहले। क्यों करने हैं? देखिए, सूर्य उदय से पहले क्या होता है, शुद्धि वैसे जो घर की सफाई सुफाई भी की जाती है ना, सूरज उगने से पहले करनी चाहिए, सूरज उगने के बाद नहीं करनी चाहिए। इसके पीछे हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत से लॉजिक है। कुछ लोग उनको ऑर्थोडॉक्स कहेंगे, प्रिमिटिव माइंड कहेंगे, वो अलग चीज है, लेकिन है उसके पीछे बहुत सारे लॉजिक है, मैं उसके पीछे नहीं जाऊंगा अभी। लेकिन जो है उसकी शुद्धि पहले ही होनी चाहिए। ऐसे ही शरीर भी एक घर है, इसकी शुद्धि भी सूर्य उगने से पहले पहले कर लो। क्यों? क्योंकि सूर्य क्या है, अपने आप में पित्त है, अग्नि है ना, अग्नि का प्रतीक है। तो सूरज उगने से पहले पहले जो वात और कफ होते हैं वो बॉडी में बढ़े हुए होते हैं, अगर इम्बैलेंस है तो बढ़े हुए होते हैं, और पित्त रेस्ट कर रहा होता है। तो आप जब शुद्धि करेंगे तो जो चीज इम्बैलेंस होगी वो इजीली आप बॉडी से बाहर कर सकते हैं। जब सूर्य उग जाएगा तो पित्त बढ़ जाएगा, तो वात और कफ मेल्ट होकर के फिर वापस जाने लग जाएंगे, छुप जाएंगे। कैसे? आपको मैं एग्जांपल देता हूं। आपने बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि अर्ली मॉर्निंग जब उठते हैं तो बॉडी टाइट रहती है, बड़ी जकड़न सी होती है बॉडी में, क्या करूं, दर्द हो रहा है। अब धीरे धीरे थोड़ा उठा चला, दिन तक आते आते ठीक हो गया, अब मैं ठीक महसूस कर रहा हूं। ऐसा बहुतों के साथ होता है। सुबह सुबह भारीपन लगता है चेस्ट की तरफ, लेकिन दिन जैसे बढ़ता जाता है फिर ठीक होने लगता है। कईयों की यहाँ पर ये शूटिंग पेन होता है एडी में, है ना, सुबह वो बिल्कुल पैर नहीं रख पाते, लेकिन दिन जैसे जैसे बढ़ता है, जैसे जैसे वो चलते हैं वो ठीक होने लग जाते हैं। ये क्या होता है? पित्त का होता है, क्योंकि पित्त उसको मेल्ट कर देता है, और जहां वो आए थे इम्बैलेंस के रूप में बॉडी में, वो फिर से छुप गए। तो इसलिए वो करने हैं सुबह, सूर्य उगने से पहले ही शुद्धि क्रिया करनी होती है। दूसरा रूल। तीसरा रूल, शुद्धि क्रिया जब करें तो उसमें एक विशेष चीज का ध्यान रखना होता है, पानी का। पानी होना चाहिए कैसा है? कैसा होना चाहिए हिंदी में? ल्यूक वार्म वाटर बोलते हैं हम इसको, ठीक है। गर्म नहीं होना चाहिए, गुनगुना होना चाहिए। अब पता कैसे चलेगा कि गर्म और गुनगुना? ये भी जरूरी है। वैसे तो बॉडी के टेम्परेचर, हाँ बताइए, फिंगर के टच से आपको बॉडी टेम्परेचर वो लगा हुआ है? हाँ। अच्छा, तो यहाँ पारा लगा हुआ है, सेम होना चाहिए। फिर भी थोड़ा सा वेरी कर जाएगा, जब तक बाहर लाएंगे वेरी हो जाएगा। पी के देख लेंगे, आपको बॉडी का टेम्परेचर पता चल जाएगा। नहीं, आप बोल सही रहे हो, बिल्कुल आपका लॉजिक थोड़ा सा बिल्कुल सही है, लेकिन कैसे करेंगे? हमारे पास वो क्या बोलते हैं जो मुंह में रख के बुखार नापते हैं, जैसे थर्मामीटर तो हमारे पास है नहीं, कैसे पता चलेगा? देखिए, आपने मुंह में डाला, अब फिर उसमें रखा, एकदम से कैसे? हाँ, कैसे? हाँ, देखो, बहुत सिंपल तरीका है। पानी को आप गुनगुना कीजिए, अपने पाम के पीछे, हथेली के पीछे जो है पानी डालिए। आपकी स्किन रेड हुई तो गर्म है, अगर सिर्फ गुनगुना महसूस हुआ तो गुनगुना है। अरे इतना गर्म थोड़े ना डालते यार, नहाते भी हो, कैसी बातें करते आप? नहीं, देखिए मैंने नहीं, रुकिए, सुनिए, अपने आप डिस्कशन तब करेंगे। सिंपल सी बात, आप खुद लॉजिक लगाइए। आप क्या उबला हुआ पानी डालेंगे? इतना गर्म नहाते हो, नहाते के लिए थोड़ा गर्म पानी यूज करते हो, गुनगुना कमी करते हो सर्दियों में? चेक करते हैं ना, तो हाथ ही तो देखते हैं। अब अच्छा चलो, आपका लॉजिक मैंने समझ लिया कि आप जो है बहुत अति गर्म पानी से नहाते हैं, बस आपको ठंड ज्यादा लगती है। सिंपल सी बात है, पित्त बढ़ा हुआ आपका। पित्त वालों को थोड़ा ठंड बहुत लगती है बाहर की तरफ, तो वो ज्यादा गर्म पानी से नहाते हैं। सिंपल सी, वो कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखो, सिंपल सा आप एक चीज समझिए कि मैंने पानी को, हमारे भीतर टेम्परेचर तो है, वो तो है नहीं हमारे पास थर्मामीटर। आप पानी उतना ही गुनगुना करें जितना वो बॉडी के टेम्परेचर के बराबर हो। आप
इतना भी गर्म तो नहीं करोगे ना, थोड़ा चेक तो कर ही लोगे। फिर स्किन में डाल के इसलिए देख लो कि रेड तो नहीं हो रही है। अगर रेड हो रही है तो वो गर्म है, वो गुनगुना नहीं है। ठीक। उसके बाद पानी की बात होगी। पानी ठंडा नहीं यूज करना है, अगर आप ठंडा कर देंगे तो यू स्टार्ट टू हैव प्रॉब्लम। तीसरा रूल, ठंडे में क्या होगा? मैं अभी आता हूं, अभी मैं बताता हूं। तीसरी बात क्या आती है कि नमक का एक विशेष रूल है। ठीक। आपने ठंडे पानी के विषय में पूछा। ठंडा पानी जो है वो अग्नि को मंद करता है। बॉडी हमारी 37 फ़ारेनहाइट 37 फ़ारेनहाइट पे चलती है और 98 समथिंग सेंटीग्रेड में होता है टेम्परेचर बॉडी का। अंदर गर्म है, जो पानी अंदर डालना है बॉडी के वो गर्म ही गुनगुना ही चाहिए। अगर आप उसे ठंडा डाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, बुझ जाए, अग्नि को कम कर देगा, मंद कर देगा। जिस चीज को हमने साफ करना था वो और बढ़ जाएगा। अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन करना, उतनी टेम्परेचर का अंदर डालना होगा। उसी टेम्परेचर का डालेंगे तभी वो फायदा करेगा। अगर उससे कम या अधिक डाल दिया तो दिक्कत करेगा, है ना। जैसे कुछ लोग होते हैं कि सुबह सुबह गर्म पानी पीते हैं, बहुत गर्म पानी नहीं पीना चाहिए, वो आपकी सेल्स को डैमेज करता है। क्यों सर? हाँ जी, क्यों? बॉडी टेम्परेचर से आपने ज्यादा दे दिया ना बॉडी में। अच्छा, सुबह उठ के हाँ, सुबह अर्ली मॉर्निंग में सोने के टाइम चलता है, इतना भी गर्म नहीं चाहिए होता है। गर्म नहीं। देखिए, आपने थोड़ा सा आप देखेंगे तो पहले क्या होता था, लोग दूध पीते थे। देखिए, लोग दूध पीते थे ना, तो दूध पता नहीं अभी पीते हैं। तो मैं नहीं कहता कि डेयरी प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, मैं नहीं मानता कि डेयरी प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सबके पास हाइब्रिड काव है, A2 A1 दूध है ना। तो देसी गाय तो बहुत कम लोग रखते हैं, जिसके पास है वो पीते ही होंगे। मैं नहीं पीता। हाँ, वो एक बीमारी है। देखिए सुनो, गरम करते थे, गरम करके बाद उसे थोड़ा ठंडा होने के लिए रखते थे। ठीक है, फिर उसको गुनगुना जो होता उसे पीते थे। अभी भी ऐसे ही करते हैं, तो पीना वैसे ही है, थोड़ा सा उसको हल्का गुनगुना होने देना। अब दूसरी बात, तीसरा रूल जो आता है नमक का। डालने को डाल सकते हैं। आजकल तो मैंने फॉरेनर को देखा, चाय लेते हैं गरम उसमें पानी डाल देते हैं ऊपर से, फिर पीते हैं। लेकिन बेसिकली गलत है, बिल्कुल गलत है। आपका शरीर एकदम गर्म है। हमारे उसमें क्या कहते हैं, आप बाहर से घूम के आए एकदम से, कहते हैं थोड़ा बैठ जाओ, पसीना सूखने दो, फिर नहाने जाओ। एकदम से नहाने गए तो आपका इंबैलेंस हो जाएगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे मैंने गर्म किया केटल में, बहुत ही गर्म हो गया, उसे मैंने गिलास में डाला, उसे गुनगुना के लिए मैंने ठंडा डाला गिलास में और बराबर करके, वो ठीक है। वही नहीं, गलत है, वही मैं कह रहा हूँ। वैसे शरीर के साथ भी वही हाल है। ठीक है, अब तीसरे चौथे रूल पे चलते हैं, नमक का रूल। देखिए, सॉल्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल की डेट में आप सॉल्ट कोई सा भी यूज करो, ठीक है, नॉर्मल है, साफ होना चाहिए बस। क्योंकि आप उस सॉल्ट को खाने की तरह यूज नहीं कर रहे हैं, यू आर जस्ट यूजिंग इट एज फॉर क्लीनिंग। ठीक है, खाने के लिए जब यूज करेंगे तो आप थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी के, जिसमें सोडियम आपको प्रॉपर मात्रा में मिल जाए, वैसे खाने के रूप में जाए। क्योंकि ये जो नमक का पानी होगा ये आपके भीतर नहीं रहेगा, ये बाहर आ जाएगा। कारण क्यों, नमक क्यों यूज करते, किसी को पता है? हाँ बताओ। सॉरी, आप, हाँ, एक ये, हाँ, ये थोड़ा सा है तो सही, लेकिन हाँ आप कह रहे हैं पीछे क्या कहा, सॉरी? अच्छा, बैटरी और जो, हाँ देखिए, ह्यूमन बॉडी में सोडियम ऑलरेडी है। ठीक है, जब आप नमक का पानी यूज करते हैं तो बॉडी नमक के पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, वो बाहर ही आना होता है। जैसे आपने देखा होगा कि आप लोगों में से किसी ने, बहुतों ने नीति करी होगी। जब आप नीति करते हैं, नीति करने के बाद होता क्या है, आपने पूरी नाक साफ करी, छौंकनी से अपनी नाक पूरी साफ करी, उसके बाद थोड़ी देर बाद आप बैठे हैं, 10-15 मिनट, हो सकता है एक बूंद निकल आए, वो पानी अंदर रहता नहीं है, वो बाहर आ जाता है। हाँ, अगर टेम्परेचर थोड़ा कम हुआ, टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हुआ, नमक की मात्रा कम हुई, नमक की मात्रा ज़्यादा होगी, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। या फिर डिपेंड करता है कि किसी की बॉडी डिहाइड्रेट है तो वो एब्जॉर्ब कर लेगी, उसको हो सकता है हेडेक भी हो जाए, उसको थोड़ा सरदर्द भी महसूस होने लगे, ऐसा हो सकता है। तो ये सब चीज़ें पहले हमें फिगर आउट करनी होती है कि सोडियम कम है, ज़्यादा है, नहीं है, इसीलिए बहुत टेक्निकल वे में चलना जरूरी है। तो नमक एक इसलिए, फिर नमक जो है, आपने अगर सॉल्ट थेरेपी के बारे में सुना होगा, तो नमक शुद्धि करता है, शोधन क्रिया करता है। जैसे कि नेचुरोपैथी में क्या करते हैं कि जिनको स्ट्रेस एंड डिप्रेशन होता है उनको सॉल्टी वाटर का बाथ देते हैं,
नमक के पानी का बात देते हैं, जो मिनरल सॉल्ट होता है उसका बात देते हैं, तो उसका डिप्रेशन लेवल, स्ट्रेस लेवल कम होता है। मतलब नेगेटिव एनर्जी को क्लीन करने के लिए, जैसे आप प्राणिक हीलिंग में जाएंगे तो उसमें नमक का पानी यूज किया जाता है हीलिंग के लिए, करते हैं ना। तो वो सॉल्ट अपने आप में एक थेरेपी है, अच्छा चीज है नेगेटिव एनर्जी को शुद्ध करने के लिए। तो एक तो सॉल्ट का यूज होना बहुत जरूरी है, ठीक। ये कुछ रूल्स हैं। पहला रूल मैंने क्या बताया कि तभी करना है जब आवश्यकता हो। दूसरा, सूर्य उगने से पहले ही करना है। तीसरा, पानी। और चौथा, नमक। अब नमक कितना होना चाहिए? पिंच में कितना, कितने पानी में कितना? अच्छा, इसका सबसे बढ़िया तरीका है, रोए तो सभी होंगे, रोए तो सभी होंगे अपने जीवन में, चाहे बाथरूम में रहे अकेले में। तो जो आंसू, जितना आंसू आपका नमकीन है उतना ही नमक चाहिए। तो आप टेस्ट कर लीजिए, किसी ना किसी को अपने नमक, उसका टेस्ट तो हो गई। फिर भी अगर टेक्निकली थोड़ा सा आइडियली आप मेरे से पूछेंगे तो एक वाटर 1 लीटर बॉटल में 1 टीस्पून बताया गया है, ठीक है, टेबल स्पून नहीं, वो ज्यादा हो जाएगा। 1 टीस्पून भरा हुआ, फुल टीस्पून होना चाहिए, टेबल स्पून बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इतना नमक होना उसमें बहुत जरूरी है। अब वैसे तो रूल इसके बहुत और भी, हठयोग में अगर ग्रंथों में आप पढ़ेंगे, हठयोग प्रदीपिका, हिरण संहिता वगैरह के थ्रू जाएंगे तो आपको बहुत सारे रूल मिलेंगे कि वेदर कंडीशन भी आपको देखनी पड़ेगी। जैसे देखो, बहुत ज्यादा अति गर्मी में, बहुत ज्यादा अति सर्दी में और बरसात में अवॉइड करना है कुछ षटकर्मों को, सबको नहीं, कुछ षटकर्मों को। अब मैं जाने लगूंगा तो धौतिर्वस्ति स्थिता नीति नौलकम त्राटकम तथा कपाल भाती शैतानी षटकर्माणी समाचरित, तो 6 हैं, धौती बस्ती नीति नौली त्राटक कपाल भाती हैं। अब धौती की बात करूं तो अंत धौती, दंत धौती, हृदय धौती, मूल शोधनम, वातसार, वरिसार, वहिसार, वहिष्कृतम, है ना, बहुत सारी हैं। फिर उसके भी 4-4 भाग हैं, 12 प्रकार की तो धौती क्रिया हो गई। अब लोग धौती को समझ लेते हैं कि वो धोती पहनने वाली, वो नहीं है। धौती का मतलब होता है धोना। सिंपल बता देता हूं, ब्रीफली बता देता हूं। 6 षटकर्म है। धौती का मतलब है धोना, शरीर को धोना कई रूपों से। अब जिसको वात को धोना होगा तो उसके लिए अलग होगा, जिसको पित्त धोना होगा उसके लिए अलग है, जिसको कफ धोना होगा उसके लिए अलग है। भाई हृदय धोती अलग है, वमन धोती अलग है, दंड धोती अलग है ना, वस्त्र धोती अलग है, वातसार अलग है, अग्निसार अलग है, वैष्कृतम संघ प्रक्षालन अलग है, ठीक है, कर्ण रंध्र अलग है, दंत मूल अलग है, कपाल रंध्र अलग है, जिब्या मूल अलग है। तो दांत की सफाई, कान की सफाई, जीभ की सफाई, कपाल रंध्र की सफाई। देखो, अगर कोई रहा हो बड़े ट्रेडिशनल वे में लाइफस्टाइल जी हो तो बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि जब नहाते हैं तो नहाते समय अपना हाथ अंजुली बना के ऐसे कर लीजिए और ऐसे थोड़ा सा मारिए, है ना। बच्चों को भी कराते हैं थोड़ा सा, ये कपाल रंध्र क्रिया है, हमारे घर घर में है, लेकिन अभी कोई करता नहीं। अब बोलते हैं अब तो डॉक्टर कहेंगे तेल ही मत लगाओ बालों में, बोला गलत होता है, तेल नहीं लगाना चाहिए, कंडीशनर यूज करो। अब यहाँ वहां बताया कि तेल है ना, यहां पर ब्रह्मरंध्र होता है ना, और ब्रह्मरंध्र है क्या भाई, पीनियल ग्लैंड है सबसे टॉप में। उसको बैलेंस करने के लिए अगर आप थोड़ा कपाल रंध्र करेंगे तो पूरा नरिशमेंट आएगा बॉडी में, है ना, नरिशमेंट यहीं से आएगा, नीचे से नहीं जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है। तो ऐसे रूल बहुत सारे हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। तो वेदर कंडीशन भी देखनी होती है। प्लीजेंट वेदर में बताया गया। अब नॉर्थ इंडिया की बात करूं, यहाँ की बात करूं, तो ये बहुत अच्छा समय है कुछ षटकर्मों का करने का, जैसे शंख प्रक्षालन को करने का बड़ा अच्छा समय है ना। अगर वस्त्र धोती करने का बड़ा अच्छा समय, क्योंकि अग्नि न मंद होती है न उच्च होती है, न फायर लो होती है न फायर हाई होती है। फायर की होती है लगभग चल रही होती है। देखो आजकल आपको ना तो बहुत ज्यादा भूख लग रही होगी, न बहुत ज्यादा मतलब न तो बहुत ज्यादा भूख लग रही होगी ना कम भूख लग रही होगी, मतलब बराबर चल रही है। बाल कटा दिए, ठीक है। तो ये हैं कुछ रूल षटकर्मों के। अब मैं आपको सिर्फ 2-3 षटकर्म के बारे में बताता हूं। पहला मैंने आपको बताया धोती, जिसको मतलब होता है धोना। दूसरा कौन सा होता है, बस्ती। अब बस्ती जो आयुर्वेद की थोड़ी बस्ती है, वो योग, आयुर्वेद की जो बस्ती है वो थोड़ा अलग है, योग की जो बस्ती है वो थोड़ा अलग है, ठीक है, थैंक यू जी। योग की जो बस्ती है वो जल बस्ती और वायु बस्ती होती है, तो उसको टेक्निकली थोड़ा आज की डेट में करना थोड़ा टफ पड़ जाता है, ठीक है, क्योंकि उसको करना पड़ेगा या तो बहते हुए पानी में या वहां पर जहां हवा चल रही हो, है ना। बैठना पड़ेगा उत्कट आसन में। अब उत्कट आसन में इतनी देर बैठे हैं कौन,
है ना। उत्कट आसन में भी वो भी नग्न अवस्था में, लोग बोले पागल है, तो उसको नहीं करना है। मतलब करना है आप अलोन में कर सकते हैं। फिर बस्ती के बाद कौन सी आती है, नेति। नेति को नेजल क्लीनिंग कहा जाता है, जो आंख ना, जिसको हम एंटी केयर भी कहते हैं आज की डेट में, आंख नाक कान की जो है सफाई करता है, ठीक है, वो नेति हो गई। धोती, बस्ती, नेति, नौली। नौली क्रिया आपने देखा होगा, पेट को घुमाना, रामदेव को तो देखा ही होगा सबने टीवी पे, पेट को घुमाना, ठीक। और चौथा उसके बाद कौन सा है, त्राटक। देखो त्राटक को आज की डेट में लोग क्या कह रहे हैं, कैंडल लाइट मेडिटेशन। इट इज नॉट अ मेडिटेशन, ध्यान नहीं है, फोकस नहीं है, शुद्धि क्रिया है। शास्त्र गलत है या मैं गलत हूं? त्राटक शुद्धि क्रिया है, कभी कभी करना चाहिए, हमेशा कैंडल जला के उसको देखते नहीं रहना चाहिए। आई वेसल्स वीक हो जाएंगे। आई वेसल्स जो होती है बहुत सेंसिटिव होती है, अगर आप उसे लगा करके डेली देखने, उसको गेज करने लगोगे तो माइग्रेन हो जाएगा। उसको कभी कभी करना है। वो बेसिकली ब्रेन की शुद्धि के लिए, आंखों की शुद्धि के लिए, आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए किया जाता है ना, कि आंखों की रोशनी छीनने के लिए। अब आजकल कर रहे हैं छीनने के लिए। अब त्राटक बताया किसके साथ, फ्लेम के साथ, दिए की लौ के साथ बताया गया है, फ्लेम के साथ बताया गया है, न कि सूर्य की रोशनी और न पॉइंट के साथ। लोग पॉइंट के साथ भी करते हैं, दीवार पे बिंदु बना के उसी को देखते रहते हैं। नहीं, लॉ, वो एक्सरसाइज हो गई। दिस इज एन एक्सरसाइज, वो आंखों की एक्सरसाइज है। अंगूठा लेके इधर इधर, इसमें आंखें घूम रही हैं, वैसे थक नहीं रही है। अब देखिए लॉ, एक पॉइंट आपने बना दिया, उसी को देख रहे हैं तो आंखें थकती हैं। अब लॉ का क्या है, लॉ ऐसे घूमती रहती है, थोड़ी थोड़ी चलती रहती है, मूव करती रहती है ना। आपकी आई की वेसल्स थोड़ी थोड़ी ऐसे मूव करती रहती है, आपको पता नहीं चलेगा, महसूस नहीं होगा। तो बहुत माइक्रो, बहुत छोटे छोटे मूवमेंट्स हैं, वो आपको दिखेंगे नहीं, वो आपको महसूस भी नहीं होंगे, वो होते रहते हैं। इसीलिए लॉ बताया है। अगर एक पॉइंट बना दिया, अब जैसे बचपन में गेम हम खेलते थे, अच्छा तू देर में झपकाएगा, मैं देर में झपकाता हूं, आ जा, है ना, ऐसे गेम खेलते थे। बेसिकली वो तो गेम के पर्पज, तो वो भी कभी कभी खेलते थे, रेगुलर वो भी नहीं होता था, ठीक। तो त्राटक क्या है, एक शुद्धि क्रिया है। और लास्ट जो है कपालभाति। कपालभाति को कितने लोग जानते हैं कि प्राणायाम है? कितने लोग एज अ प्राणायाम प्रैक्टिस करते हैं? अरे उठा लो, अगर करते हैं तो हाथ उठाने में कोई वो नहीं है। लेकिन कपालभाति जो है वो शुद्धि क्रिया है। देखो शुद्धि क्रियाओं को प्राण क्षय, मैं थोड़ी सी साइंस बताता हूं आपको। शुद्धि क्रियाओं को प्राण क्षय क्रिया भी कहा जाता है। दिवाली के समय जब आप घर की सफाई करते हैं तो कहीं पर जब जाले ज्यादा लगे होंगे तो आप झाड़ू से तेजी से खुरसते हैं, थोड़ा रंग भी उखड़ जाता है। मतलब बुरे को साफ करने में कभी कभी अच्छी चीज भी साफ होती है, फिर उस अच्छी चीज को मेंटेन करना पड़ता है, प्रिकॉशंस फॉलो करके। ऐसे ही शुद्धि क्रियाओं में होता है। कपाल जितने षटक्रम हैं नोन एज प्राण क्षय क्रिया, प्राणों का क्षय करते हैं, एनर्जी को कम कर देते हैं। कभी कभी संख प्रक्षालन करेंगे तो एक दिन बिल्कुल ऐसी थकान लगेगी कि सोने का मन करेगा, बहुत थकान लगेगी, है ना। जो पहली बार वमन क्रिया करेगा उसको ऐसा लगेगा पता नहीं यार मेरे तो पूरा ही छीन लिया। भाई सीधी सी बात है, आप देखो आपको वोमिटिंग कभी होती है तो आपको लगता है ना कि सारा शरीर से बाहर निकल गया। मैं तो अगर डायरिया किसी को हो जाए तो बिल्कुल पैर टूट जाते हैं, शरीर में ताकत नहीं होती। ऐसे ही संघ प्रक्षालन हम फोर्सली डायरिया करवाते हैं, मतलब जबरदस्ती का डायरिया हो गया ना, एक प्रकार का कराया ना हमने बॉडी को, तो थकान तो लगेगी। मतलब बुरी चीज को साफ करने में अच्छी चीज भी थोड़ी सी साफ हो जाएगी, ठीक। फिर उसको मेंटेन करना पड़ेगा, राइट। तो मेंटेन करना वो उसमें प्रिकॉशंस में आ जाता है, ठीक है ना। तो षटकर्मों को जब भी करना है इनको प्राण क्षय क्रिया कहा जाता है। जैसे कपालभाति है तो बहुत ज्यादा नहीं करना। लोगों को देखा जाता है कि वो एज अ प्राणायाम षटकर्म को करते हैं तो कम से कम कोई कर रहा है 300 बार, कोई कर रहा है 10 मिनट, कोई कर रहा 15 मिनट। अब देखिए आप इसकी साइंस समझिए। 1 मिनट में आप कितनी सांस लेते हैं? 60। तब तो पल्स होती है, इतनी सांस लेने के तो 15 से 18 1 मिनट में इन एंड आउट जो होती है वो एक गिनते हैं उसको 15 से 18, 14 से 18, ऊपर नीचे इतना करते हैं। देखिए 15 हमने ब्रेथ मानी, 15 आपने इन और आउट करी, ठीक। अब कपालभाति में आप बैठे, आपने कहा आज तो मैं कपालभाति करूंगा 300 बार, ठीक। 1 मिनट में आपने 300 बार, मतलब 1 मिनट में माना हमने छोटी से छोटी ले ले गिनती 60 बार लगे रहे ना, पूरा बाहर करते रहे। इन तो पैसिव हुआ,
ज्यादा एक्टिव क्या हुआ, एक्सेल हुआ ना, एक्सेलेशन एक्टिव हुआ, पैसिव इनहेलेशन बहुत थोड़ा सा गया होगा, ज्यादा नहीं गया। अब 15 चक्कू 60 गुना कर लो, मतलब कि आपने 60 ब्रेथ अपनी वेस्ट करी है बाहर। अब उसको मेंटेन भी तो करना है। अब लोग कपालभाति करते हैं, सीधे उठते हैं, चलते बनते हैं। उसके बाद देखो कपालभाति को कभी कराते हैं, कभी भी कराते हैं टेक्निकल वे में, अगर आप भी कराएं कभी, तो कपालभाति को जब भी कराया जाता है प्राणायामों से थोड़ा पहले कराया जाता है। ऐसा नहीं कि नाड़ी शोधन करा दिया, भ्रामरी करा दिया, अब करो कपालभाति, वो गलत हो जाएगा। मतलब प्राणायामों से पहले उसको इसलिए कराते हैं कि ताकि आपका एयर पाथ क्लीन हो जाए, शुद्धि हो जाए, ठीक है ना। तो कपालभाति इज नॉट अ प्राणायाम, इट इज अ षटक्रम, क्लींजिंग प्रोसेस है। कपालभाति भी एक नहीं है, 3 है, वातक्रम, पित्तक्रम, शीतक्रम। तो बहुत डीप जाएंगे तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी। वातक्रम तो हम एक ही प्रकार का कपालभाति करते हैं, शीतक्रम, पित्तक्रम जो मास्टर इन योग, डिप्लोमा इन योग पढ़ रहे होंगे वो करते हैं, उनको ज्यादा पता होगा कि वो करते हैं। तो बेसिकली क्या है, कपालभाति शुद्धि क्रिया है, इसको बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए। अगर कर भी नहीं है तो काउंटर ब्रेथ जरूर कीजिए। जैसे कि आप कोई एडवांस आसन करते हैं, उसका एक काउंटर आसन होता है, ऐसी ही शुद्धि क्रियाएं तो अगर ज्यादा कर ली तो उसको काउंटर भी कीजिए। ये नहीं कि की और छोड़ दी, चल दिए हम तो कपालभाति हो गया, अच्छा लग रहा है, चलो। देखिए ब्रेन की तरफ ब्लड को अननेसेसरी ले जाना कोई जायज नहीं है। जैसे कि कल जोशी सर बता रहे थे कि जो शीर्षासन है वो आसन नहीं है। अगर आप टेक्निकल देखें, और लोग तो लगे मैं तो लगाना है, मैं तो सर नीचे ही करना है अपना, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। आप देखिए, आप खुद साइंस को समझिए कि आपका जो नेक है ये डिजाइन ही ऐसा है कि ये सिर्फ स्कल का वेट 1-1.5 किलो 2 किलो, किसी का भारी होगा ज्यादा तो, है ना, तो उतना ही वेट ये कैरी कर सकता है। अगर आप इसमें पूरा 70-80 किलो 60 किलो का वजन डालेंगे, वो भी 2-3-4 मिनट तक, तो सोचो इस ज्वाइंट का क्या होगा भाई। वेट वेयरिंग ज्वाइंट जो बॉडी में टेक्निकली बनाए गए हैं, वो नी, एंकल ये बनाए गए हैं, ये वेट को वेयर करते हैं। वेट को नेक ज्वाइंट नहीं वेयर करता, नेक ज्वाइंट उसके लिए है नहीं, राइट। अब इतना ज्यादा, और हार्ट देखो फंक्शनली कहां दिया गया, यहाँ पे दिया गया। आजकल तो सब लोग हार्ट को कोसते रहते हैं, हार्ट दिया यहाँ, ठीक। हार्ट का यहां से यहां तक की दूरी 1 से 1.5 फीट मैक्सिमम, 2 फीट मान लीजिए लंबा व्यक्ति होगा। ये बनाया ही इसलिए गया है कि 2 फीट तक इजीली ब्लड को दे सके। अब यहां उल्टा कर दिया, वो 4 फीट फेंकेगा ब्लड को, तो कितना काम उसको करना। एक तो ब्लड उसने फेंकना आपके टो तक, अंगूठे तक पैर के, और ऊपर से सारा ब्लड यही। अब बॉडी की साइंस समझिए, ज्यादातर ब्लड का फ्लो हमारी निचली बॉडी की तरफ होता है। जब नीचे सूजन आती है तब हम इवेलुएट कराते हैं पैरों को, नहीं तो नहीं कराते हैं। चल रहा है तो चलता फिरता आदमी को दिक्कत नहीं होती। शीर्षासन करें, ऐसा नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं मत करो, अच्छा लगता है आपको, आपका है नेक बढ़िया स्ट्रांग है भाई। जिनको थोड़ा सा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क बल्ज है, वो थोड़ा अवॉइड करें। अदरवाइज अगर है आपको अच्छी अपनी बॉडी का पता कि नहीं मेरा तो नेक बढ़िया है, तो कर लो, है ना, पर ज्यादा नहीं करना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ 2 षटकर्मों की, 3 षटकर्मों की, सॉरी। पहला षटकर्म जो मैं आपको बता रहा था वो है कपालभाति। देखो कपालभाति कब करें, कपालभाति को जब आप करें तो या तो आप प्राणायाम जब करने जा रहे हैं उससे पहले थोड़ा कर लें, थोड़ा सा, ताकि प्राणायाम आप उसके बाद जब आप प्राणायाम करेंगे तो उसका क्या बन जाएगा, उसके काउंटर ब्रेथ हो जाएगी, ठीक। और उसके बाद क्या है, देखिए अगर आप कपालभाति को पहले भी करना चाहते हैं, देखिए आप नेति करते हैं ना, नेति के बाद भी एक प्रकार की कपालभाति करते हैं आप। शौकनी जो क्रिया हम कहते हैं वो एक प्रकार की कपालभाति है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में हो रही है, लेकिन उसको अननेसेसरी बहुत ज्यादा नहीं करना। अब आप कपालभाति को किन चीजों में नहीं कराना, ये सुन लीजिए। कपालभाति को ड्यूरिंग डायरिया, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग पीरियड, हाई ब्लड प्रेशर, क्रॉनिक एस्मा, ब्रेन ट्यूमर, अगर आपको पता नहीं है कौन सा ट्यूमर है, एंड एपिलेप्टिक, अगर कोई एपिलेप्सी है किसी को तो ना कराएं। वैसे और भी कई कॉन्ट्राइंडिकेशन है, ये बेसिक कॉन्ट्राइंडिकेशन आप समझ लीजिए, ना कराएं। क्रॉनिक बोला है मैंने, अगर सीजनल एस्मा किसी को है तो करा सकते हैं, अगर किसी को एलर्जिक एस्मा है तो करा सकते हैं, वो डेवलप करने के लिए बहुत ज्यादा ना कराएं, प्राणशय क्रिया। एक दूसरा, किन को कराना चाहिए ये भी जरूरी है। लो ब्लड प्रेशर है, लो एनर्जी है, लेथार्जिक आदमी है, थोड़ा करा लें। कम हाइपर एक्टिव आदमी है उसको करा लें, है ना। जिसका कफ थोड़ा बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है उसको करा लें, क्योंकि कफ अपर बॉडी में ज्यादा होता है, वात नीचे पित्त बीच में, कफ थोड़ा ऊपर ज्यादा होता है, तो अपर बॉडी में ज्यादा करा लें, है ना। तो इस तरह से कपालभाति को आप करा सकते हैं, लेकिन इसको बहुत ज्यादा कराने की आवश्यकता नहीं है। और आप एक चीज और देखिए,
जब भी आप कोई चीज करें जैसे कपालभाति, आपके फेस के एक्सप्रेशन नॉर्मल होने चाहिए। मैं देखता हूं लोग कपालभाति करते हैं, अब ये इतना टेंशन आपने दे दिया है, शुद्धि हो रही है कि टेंशन आ रही है। और फिर बॉडी का वो भी देखिए, बॉडी क्या करते हैं लोग ऐसे, या आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो बॉडी को मूव करने की आवश्यकता नहीं है, बॉडी को स्टेबल की, जिस शुद्धि में जो चीज आवश्यक है वो करना जरूरी है। अब लोग नेति करते हैं तो लोटे को साइड से पकड़ते हैं, उसको टेक्निकली पकड़ने का तरीका है। टेक्निकली भी सिर्फ 4 उंगलियों से पकड़ने का पड़ेगा, छोटी उंगली वो क्योंकि वो उसके लिमिट में नहीं आती है, उसको पकड़ने का तरीका। कौन सी नाक में डालना है उसके लिए भी तरीका है कि पहले चेक कीजिए नोस्ट्रिल को। ऐसे नहीं किसी से भी शुरू कर दिया तो वो कंप्लेन करते हैं, बोला नेति करो पानी नहीं आ रहा, आएगा कहां से? आपने गलत तरीके से डाला है, गलत तरफ से डाला है, आपको सही तरफ से डालना उसको जरूरी होगा। ठीक है ना? तो आप टेक्निक समझिए, खड़े होने की टेक्निक, बैठ के भी नेति कर सकते हैं, तो बैठने का कौन सा उकड़ू आसन मतलब बोला गया, खड़े होने की जो टेक्निक होगी वो आपकी कपालभाति समझ गया ना? ठीक है, अभी क्वेश्चन 3 ही पे बात करूंगा, ज्यादा नहीं। तो अब नाड़ी इस पे जा रहा हूं मैं, नेति पे। नेति में हमको क्या है, कंधे के बराबर पैर खोलिए, सिंपल, बहुत सिंपल, सीधे खड़े रहिए। अब लोटा ऐसे पकड़िए, ये पहले नॉस्ट्रिल चेक कीजिए कौन सी एक्टिव है, राइट है लेफ्ट है, जिससे भी जो भी एक्टिव है उसी में उसको इन कीजिए। आप थोड़ा ये हाथ पे अपनी कमर पे रख के बस इतना टिल्ट होइए, इतना टिल्ट होने के बाद इतना घुटना मोड़िए, घुटना जरूर मोड़िए। देखिए मैं इसका साइंटिफिक आपको बताता हूँ, कोई एक डेमोन्स्ट्रेटर के लिए आएगा मेरे पास प्लीज, आ जाओ, विवेक आ गया। देखो विवेक खड़े हो जाओ, पैर ऊपर 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 आ जाओ, देखो पैर इतने खोले, ठीक है। अब देखो आप जब कुछ लोग कपड़े धोते हैं तो उनकी कमर ऐसे झुकी होती है, झुकते हैं ना, बहुत ज्यादा ऐसे झुक जाते हैं, जब ऊपर उठते हैं दर्द होता है ना। आपने क्या किया, स्ट्रेंथ को यूज किया। अभी आप बॉडी को अलाइन कीजिए, कैसे, देखिए पैर खोलिए कंधे के बराबर। अब एक हाथ पीछे रखा, एक हाथ ऐसे थोड़ा डिजाइन बना लो, है ना, डिजाइन है नहीं लोटा, महसूस करो, ठीक। तो अभी थोड़ा सा हम ऐसे हुए, जरा सा यहां से घुटने ऐसे कीजिए, तो ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। अब देखिए ये बॉडी वेट, यहाँ का बॉडी वेट गया लोअर बैक पे, लोअर बैक का बॉडी वेट गया नी पे, तो नी है वेट बेरिंग ज्वाइंट, कमर में दर्द नहीं होगा। टेक्निक सही होनी चाहिए, अगर आपकी टेक्निक थोड़ी सी भी गलत हुई, आप कमर दर्द कंप्लेन करना शुरू कर देंगे। तो ये आ जाओ वापस, ज्यादा नहीं, थैंक यू। तो ये आपने किया इतना, यहां से ये लिया लोटा, आपने क्या किया, और यहीं पर ऐसे भी नहीं, कुछ तो नहीं ऐसे कर रहे हैं, ऐसे गलत है, बिल्कुल गलत है। बस इतना आपने जाना है, इतना ये करना है, यहां से लोटा पकड़ना है, इन करना है, और कुछ नहीं करना है। गर्दन को ये आपका मूवमेंट होना चाहिए गर्दन का। अब कुछ लोग क्या कर रहे हैं, लोटे को ऐसा पकड़ के ऐसे डाल रहे हैं, वो पानी जो है उसके मुंह में गिर रहा है, कपड़ों में गिर रहा है, वो गिरेगा क्योंकि टेक्निक सही नहीं है। सिंपल सा खड़ा रहिए, ये होइए, हाथ में लोटा पकड़िए, इन कीजिए। अब कुछ मत कीजिए, सिर्फ ये टिल्ट करके एल्बो उठाइए, सिर्फ एल्बो उठानी है, क्योंकि लोटा उठाने का प्रयास करेंगे पानी आप पे गिरना शुरू हो जाएगा। सिर्फ एल्बो को उठाइए, एल्बो जब उठाएंगे पानी अपने आप आएगा, कुछ करने की आवश्यकता है। लोग को बड़ी दिक्कत है, बड़ा टफ है, पानी नहीं आ रहा है, फिर पानी बहता ऐसे, धार नहीं बनती है, क्योंकि खड़े होने की टेक्निक सही नहीं है, हाथ की स्थिति सही नहीं है, पकड़ने का तरीका सही नहीं है, एल्बो को उठाने की जगह लोटे को उठा रहे हैं, ठीक। अब नेति किसको करानी चाहिए, देखिए नेति जो है ज्यादातर केसेस में हम करा लेते हैं। आप साइनसाइटिस के पेशेंट हैं, जरूर कराइए, किसी की आई साइट वीक है उसको जरूर कराइए, माइग्रेन की समस्या है उसको जरूर कराइए, अस्थमेटिक पेशेंट को जरूर करा देनी चाहिए, हार्ट पेशेंट है उसको भी जरूर करा देनी चाहिए, क्योंकि नेजल पाथ जब क्लीन होगा ना, आप ब्रीथ भी अच्छे से कर पाएंगे। जिन्होंने भी नेति की होगी उनको उसके बाद थोड़ा लगा होगा सांस में ज्यादा ले पा रहा, ऑक्सीजन ज्यादा इंटेक हो रहा है। सीधी सी बात है, आपने थोड़ी सफाई की है उस एरिया की, तो आपको थोड़ा सा खुला खुला महसूस होगा, ठीक है ना। जैसे जुकाम होने के बाद नाक खुलती तो कैसा लगता है, एक नाक ब्लॉक होती है, एक खुली रहती है, जैसी वो थोड़ी देर के लिए खुलती है, फिर दूसरी ब्लॉक हो जाती है, और जैसी थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है कि आहा, अरे बड़ा आनंद आया, कितना गया अंदर। जुकाम में करा सकते हैं, कोल्ड में करा सकते हैं, कफ को बाहर निकालने के लिए। देखिए जुकाम है क्या, कोल्ड इज एन साइन टू रिलीज। वो क्या कर रहा है, कोल्ड जब होता है, आजकल तो लोग जिसको कोल्ड होता है वो क्या लेता है, वो कभी बाम लगा दे, कभी इनहेलर सूंघ ले, कभी कुछ कर ले, वो बस कभी सिट्राजिन की टैबलेट खा ले, उसको कोल्ड ठीक करना है। वो कहता है आई कांट ब्रीथ, ओ माय गॉड, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ब्रीथ, है ना। वेस्टर्न वर्ल्ड में तो कुछ ज्यादा ही है, वो टाइगर बाम साथ में लेके चलते हैं, और नाक पे लगाएंगे, छाती पे लगाएंगे, गले पे लगाएंगे, इतना बाम यूज कर लेंगे। जबकि क्या है, सिंपल कफ का, हमको जुकाम कब लगता है,
जब शरीर में कफ की वृद्धि हो जाती है, और जब कफ की वृद्धि हो गई तो शरीर, बॉडी इज डॉक्टर इन इटसेल्फ, वो अपने आप रिलीज करने लग जाता है। उसको रिलीज करने दीजिए अपने आप को। बस आपने क्या करना है, थोड़ा गुनगुना पानी पीजिए, थोड़ी तुलसी खा लीजिए, ताकि वो कफ जो है, जो ज्यादा है, और कफ 2-3 दिन बाद, 4-5 दिन बाद जुकाम अपने आप ठीक हो जाएगा। कुछ करने क्या होता है, आपको खाली प्रिकॉशंस का ध्यान देना कि क्या नहीं खाना है उस समय, क्या खाना है उस समय। ठीक है, तो जुकाम में करा सकते हैं नीति को, ठीक, तो नीति इन चीजों में कराइए। किस चीज में ना कराएं वो थोड़ा सा देखिए। हो सकता है कुछ लोगों को बहुत ज्यादा ईयर इन्फेक्शन की शिकायत रहती हो, ईयर ड्रम स्पेशली, पस अंदर होना ड्यूरिंग द पस, जब तक पस है तब तक ना कराएं, वो पस थोड़ा सा साफ हो जाए देन आप कराएं, तो ईयर ड्रम भी थोड़ा सा मजबूत होगा। वैसे ज्यादा इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस है नहीं नीति के, आप करा सकते हैं जल नीति। वैसे स्क्रिप्चर में भी जल ही नीति बताइए, सूत्र थोड़ा हमने बना ली, और सूत्र थोड़ा टफ हुई तो हमने रबड़ बना ली। ठीक है, तो आप जल नीति का प्रयोग ही करें। थेरेपेटिकल वे में जल नीति का ही प्रयोग किया जाता है ज्यादातर, पानी ही यूज करें, क्योंकि सूत्र ड्राई हो सकता है। और सूत्र अगर करना है किसी को एडवांस कर सकते हैं, पहले जल कीजिए, एकदम से सूत्र मत कीजिए। चाहे वो बहुत अच्छा प्रैक्टिशनर भी है, पहले पानी जरूर डालिए नाक में, थोड़ा वेट हो जाएगा, देन इट्स इजी टू पुट द थ्रेड इनटू नोस्ट्रिल। दूसरा चक्रम, ठीक है, समय कितना हुआ? हाँ, मैं अभी क्वेश्चन 2 मिनट लूंगा, 20 मिनट बाद, थोड़ा ही समय है क्योंकि एक और सेशन नीचे होना। अब तीसरा षट्कम की बात जो आजकल बहुत ट्रेंड में जा रहा है और लोग उसको करने के लिए बड़े परेशान हैं कि मेरे को करना है, और बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, दे आर ट्राइंग टू पुट द वीडियो ऑफ दैट षट्कम ऑन सोशल मीडिया, तो दिखाते खूब होते हैं। नौली क्रिया, नौली जानते हैं? किसी ने की भी है नौली क्रिया? आपने की है? नौली की है? नहीं हुआ? ये है, हाँ इन्होंने, ये तो इनको तो मजा। अच्छा सुनो, तो आओ तो इधर आओ, अभी हो जाएगी? अभी नहीं। कोई खाली पेट है जिसकी होती है? चलो छोड़ो, होती है, आ जाओ। ये हमारा छात्र है, बहुत अच्छा लड़का है। तो देखो, यहीं पर मैं आपको थोड़ा सा साइंस बता दे रहा हूं नौली की। नौली क्रिया जरा दिखा दो एक बारी, ऊपर आ जाओ, इधर आ जाओ। उतारनी है, ऊपर करनी है, वो 6 पैक तक बस। 8 है, ये नहीं, चल करो। लो देखो देखो देखो, बहुत बढ़िया, अच्छी है, थैंक यू, बहुत बढ़िया। खाना तो नहीं खाया? फिर क्यों किया? देखिए गलत है, खाना खाने के बाद नहीं, सिर्फ दिखावे के नहीं। मैंने कहा ना, ट्रेंड बहुत बन गया है। हालांकि इसको तो मैंने बुला दिया, फिर इसने दिखा दिया। अब देखिए, नौली जो क्रिया है, बड़ा सोच समझ के कीजिएगा, बहुत ऊपर लेवल की क्रिया है, बहुत साइंटिफिक क्रिया है। खासकर कि आप करती हैं और आप भी करती हैं। देखिए, यहाँ पर बुरा मत मानना कि सर ऐसा बोल रहे हैं। खासकर कि वुमेन्स को, महिलाओं को नौली नहीं कर, ऐसा लिखा नहीं गया है, पर नहीं करनी चाहिए। मैं कारण बता देता हूं। कारण यह है, वुमेन्स सेक्सुअल ऑर्गन्स आर इंटरनल। ओवरी और यूट्रस बहुत सेंसिटिव ऑर्गन हैं, हार्ट से भी ज्यादा सेंसिटिव है। और आजकल जो आप देख रहे होंगे महिलाओं में बहुत कॉमन समस्या है पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। हार्मोन इंबैलेंस बहुत ज्यादा है, इरेगुलर पीरियड बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि अगर आपको जब तक इतना कंफर्म है, अगर सोचिए किसी की ओवरी में अगर छोटा सिस्ट भी बना है और नौली करता है, इट विल बी बर्स्ट इन अ सेकेंड। अगर पीसीओडी है तो प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ सकती है, इरेगुलर पीरियड है तो ज्यादा बढ़ सकती है। या तो आप बहुत कंफर्म है, आई डोंट हैव एनी इश्यू, आप करिए। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकती हैं, बट अवॉइड कीजिए। देखिए, कोर का स्ट्रांग होना और ऑर्गन का स्ट्रांग होना, दोनों में अंतर है। पड़ता है, अंदर भी मसल ही है, वो भी एक प्रकार की मसल है। बिल्कुल होता है, लेकिन मैं अभी आ रहा हूं आखिरी बात पे। देखिए, चीजें जो सेंसिटिव है, हार्मोन बहुत सेंसिटिव चीज है, वो एक बार इम्बैलेंस हो गया तो उसमें बड़ी दिक्कत होती है उसको बैलेंस करने में। अभी मैं थोड़ा सा एक और थोड़ी साइंस की तरफ चला देता हूँ, मेल के लिए भी है, फीमेल के लिए भी है।
the modern time, the new couples, new married couples having difficulty to have a baby, बच्चे होने में बड़ी समस्या हो रही है, क्योंकि पेल्विक रीजन का यूज इतना ज्यादा एक्सेस हो गया है अर्ली एज में। अगर मैं योग की बात करूं आपसे, थोड़ा खड़ा हो जाता हूं, अगर मैं योग की बात करूं आपसे, तो आप ये समझिए कि किताबों में भी वर्णित है कि 15 साल से पहले बच्चों को मत कराइए। पढ़ा होगा आपने, पढ़ा है नहीं पढ़ा है? आजकल छोटे छोटे बच्चों को लोग खुश हो रहे हैं उसको स्टेज पर चढ़ा चढ़ा के। देखिए, पेल्विक रीजन का ओवर जितना यूज आप करेंगे, देयर आर चांसेस टू हैव मोर हार्मोनल इम्बैलेंस इन एडल्ट एज। दिक्कत होगी। योग कराएं बच्चों को, ध्यान और प्राणायाम या ज्वाइंट मूवमेंट। ऐसा नहीं कि उसको स्प्लिट कराना शुरू कर दिया, है ना, उसको बहुत ज्यादा हिप ओपनिंग कराना शुरू कर दिया, बहुत ज्यादा बैंड कराना शुरू कर दिया। अर्ली एज में नहीं कराना चाहिए। ठीक, स्पोर्ट्स के लिए, स्पोर्ट्स अलग चीज होगी, स्पोर्ट्स बिल्कुल अलग है, योग बिल्कुल अलग है। स्पोर्ट्स में आप बहुत ज्यादा वो नहीं कर रहे ना कि टांग को खींच के, जिम्नास्ट को छोड़ के, गलत है, 8 साल से ऊपर ही लेते हैं, तब भी गलत है। आप एक रिसर्च पढ़ेंगे, दिस रिसर्च इज फ्रॉम रशिया। रशियन लोग हैं, जिम्नास्ट के पीछे बड़ा भागते हैं। तो रिसर्च कहती है कि वो बहुत अर्ली एज में अपने बच्चों को भेज देते जिम्नास्ट में, और जब देखा गया जैसे ही उन्होंने जिम्नास्ट छोड़ा, जैसे ही छोड़ा वैसे ही उनकी बॉडी पूरी इंबैलेंस, सारा हार्मोन बिगड़ गया, कोई मोटा हो गया, कोई पतला हो गया, किसी को दिक्कत हो गई, बॉडी बहुत इंबैलेंस हो जाती है। तो अर्ली एज में अवॉइड करना है। ठीक, एक नॉली क्रिया क्या है, देखिए कि बहुत एक्सेस पूरा खींच रहा है यहां से। और महिला तो क्रिएटिव है ना, जो वुमेन है, इट इज ओनली वुमेन हैविंग द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन ऑन अर्थ प्लेनेट। है किसी और के पास कुछ बनाने की क्षमता? सिर्फ महिला के पास है ना, है ना। आपने एक सूत्र, एक श्लोक भी पढ़ा होगा कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण से पूर्ण निकालने के बाद भी जो पूर्ण है वो महिला ही पे। भाई ये पूरा बच्चा पूरे शरीर से पूरा बाहर निकला, तब भी महिला कम हुई नहीं हुई ना, पूरी की पूरी रही। तो उसकी जिम्मेदारियां भी थोड़ी ज्यादा है। तो करो, लेकिन अपने शरीर को पहले जान लो। जैसे आप कह रही हैं, आपको विश्वास है, आई एम फिट, गो फॉर इट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अननेसेसरी ना करें। अगर आपको यू डोंट नो, उससे करना ही है, अग्निसार क्रिया कीजिए। अग्निसार एक धोती आती है, उसको करो। अग्निसार इज अ प्रिपरेशन फॉर नौली क्रिया, अग्निसार कर लीजिए। अब मेल के लिए भी नौली ऐसा नहीं है कि फीमेल के लिए ही बताई गई है, मेल में भी अगर हर्निया की प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट में दिक्कत आ गई है, मेजर सर्जरी हो रखी है, अल्सर है पेट में, कोलाइटिस बहुत ज्यादा हो गया है, तो भी नहीं करना है। क्योंकि वो तो बिल्कुल देखा, आपने देखा पेट कहां आ गया, सारे ऑर्गन्स बीच में आ गए, और वो ऐसे मसाज कर रहा है उसमें बिल्कुल खींच के। अब उसमें अल्सर है तो फट जाएगा, ठीक है ना। तो नौली क्रिया को थोड़ा सा बोले टेक्निकल वे में करिए और अच्छी गाइडेंस के अंडर में कीजिए, अननेसेसरी नहीं कीजिए। तो यही मैं आज 3 चीजें, 3 षटकर में आपसे बात करना चाह रहा था। अब थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर का सेशन ले लेते हैं, 5 से 10 मिनट, फिर वी विल गो फॉर नेक्स्ट सेशन। अच्छा, उससे पहले एक और इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ। अभी 12:30 बजे से डॉक्टर जोशी का, एलन जोशी का नाड़ी विज्ञान कल जो हुआ था उसी को और एलोबरेट करके मेन हैंगर में होगा। और उसके ठीक बाद एक हमारे बीच में ओडिसी नृत्यांगना है, बहुत इंटरनेशनल लेवल की नृत्यांगना है, जिसका नाम है रौद्री सिंह, उसका भी होना है अभी नीचे। तो वो ठीक उनके जोशी जी के खत्म होने के बाद उनके 10 मिनट की परफॉर्मेंस है, प्लीज देख के जाइए, बहुत अच्छा है, 10 मिनट का परफॉर्मेंस है। ठीक जी, आप क्वेश्चन